लिखते हैं कि जब हम पुंछ के डाक बंगलों में दाखिल हुए तो डिप्टी कमिश्नर गुलाम नबी नायक और सुपरिंटेंडेंट पुलिस व दीगर नुमाइंदीन शहर हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। पुराने और नए डाक बंगलों के सारे कमरे हमारे लिए खोल दिए गए थे। थोड़ी देर में ओम, मेरा सबसे छोटा भाई, उसकी बीवी कमला और कमला का भाई परवीन कुमार मैनी, उसकी बीवी चारो मैनी, अरविंद जानी और तिलक राज जानी, अर्जुन नाथ मिस्री और दूसरे अहबाब भी आ गए। हम लोग दिन भर के थके हुए थे, इसलिए मैं नाम का शुगल मुख्तसर रहा। खाना खाने के बाद जल्दी सो गए। जब सुबह उठे तो महेंद्र जी मुझसे पहले जाग रहे थे और पुराने डाक बंगले की इस रविश पर चहलकदमी कर रहे थे जो दो तरफा यूकलिप्टस के पेड़ों से घिरी हुई थी। ये वही पेड़ थे जिन्होंने हमारा बचपन देखा था, हमारी जवानी, और अब 38 साल के बाद हम इन्हें देख रहे थे। पेड़ कितने सरबुलंद और तनावर हो चुके थे। बचपन में बाबूजी मुझे उंगली से लगाए और महेंद्र को कंधे पर बिठाए। यहाँ रॉबर्ट के साथ आई जो ईसाई लेडी डॉक्टर का शौहर था और वो खुद कोई काम नहीं करता था। बाबूजी शुरू ही से अजीबो गरीब किरदार, आम नॉर्मल हालात से हटे हुए किरदार बहुत पसंद करते थे। रॉबर्ट से इनकी दोस्ती थी और वो दोनों बचपन को लेकर हफ्ते में एक बार इस डाक बंगले तक सैर करने के लिए आते थे, क्योंकि इस डाक बंगलों के बागीचे के फूल दूर दूर तक मशहूर थे। अब यहाँ ये इस फवारा बाग का जिक्र कर रहे हैं जिसमें अभी बैठे हैं हम लोग, और आज उनके योम जो है वफ़ात पर प्रोग्राम हम कर रहे हैं। मैनी साहब, आपको तो खैर अजबर हैं ये सब बातें। क्या खूबसूरत मंजर कशी की है कृष्ण चंद्र ने आपने इस सफ़रनामे में। मैं और महेंद्र कुछ कहे सुने बगैर शहर के नीम उजाले में पुंछ के डाक बंगलों से बाहर चल दिए। करीब ही हमारा प्ले ग्राउंड था, विक्टोरिया जुबली हाई स्कूल का प्ले ग्राउंड। मगर अब इस खेल के मैदान के आधे हिस्से पर कॉलेज तामीर हो चुका था। हम आपसे जानना चाहेंगे मनी साहब, ये कॉलेज उसी को कहा गया, विक्टोरिया जुबली हाई स्कूल को उसी को कहा। और दरिया की जानिब प्ले ग्राउंड के किनारे जो पाए के पेड़ थे वो सब काट डाले गए। आगे चले तो सोचा फवारे वाला बाग देख आए। कृष्ण चंद्र पार्क जो उन्हीं के नाम पे मुझे। आगे चले तो सोचा फवारे वाला बाग आएगा जिसके दोनों तरफ बुलंद कामत सर बुलंद होंगे। सरू तो मौजूद थे मगर बाग तबाह हो चुका था। वो अनार के पेड़ कहाँ थे, वो नाशपातियों के पेड़, खुबानी, सेब, प्लम और बगू गोशे के दरख्त जिन पर हम प्ले ग्राउंड आते जाते यलगार किया करते थे। और बाग के माली दूर दूर तक हमारे पीछे भागते थे, मगर चुस्त लड़कों की दौड़ का मुकाबला कैसे कर सकते थे। वो फवारा बाग जो निशात बाग की नकल पर बनाया गया था, इसका अब कुछ भी बाकी ना था। ना फवारे, ना टेनिस कोर्ट। ये गालिबन ये साथ में जो टेनिस कोर्ट है, अभी यहाँ लाइब्रेरी कुछ देर रही, यहाँ पर लाइब्रेरी रही कुछ देर तक। ना अंगूर की छती हुई बेलें, कुछ बाकी ना था। सुना है कि जब कबायली इधर हमला आवर हुए और शहर का मुहासरा कर लिया तो शहर में ईंधन की सख्त कमी महसूस होने लगी। लोगों ने मजबूर होकर तमाम बागात के पेड़ काट कर ईंधन के लिए चूल्हे में झोंक दिए। अखरोटों वाली सड़क पर अखरोट का एक पेड़ बाकी न बचा। कौन जीता कौन हारा इसका फैसला तो तारीख करेगी, लेकिन दोनों तरफ दरख्तों का जिस तरह सफाया और कत्लेआम हुआ इसका फैसला कौन करेगा। और बहुत खूबसूरत बात अभी जो खाखा नावन के हवाले से लिख रहे हैं। अब हम ड्योढ़ी से गुजरकर किला मुबारक की तरफ जा रहे थे। आंखें के सामने जो बच्चे हैं नौजवान, जिसे बाग डेढ़ी नाम से हम जानते आज हैं, इंफॉर्मेशन दफ्तर के सामने एक्सचेंज के साथ जुड़ा हुआ जो बड़ा सा दरवाजा है, और ये दोनों जानिब होता था पहले। मंजर कशी क्या कमाल है। मंजर कशी देखिए जी। अब हम ड्योढ़ी से गुजरकर किला मुबारक की तरफ जा रहे थे। आंखें पुरनम थीं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से निगाहें चुराए चले जा रहे थे। किले मुबारक से ज़रा पहले ठाकर नैन सिंह की कोठी हुआ करती थी, जो पोलो के बहुत उम्दा खिलाड़ी थे। जाने वो कोठी कहाँ गई। किले से एक फरलांग के बाद छोटी सी पहाड़ी पर वजीर वजारत का बंगला था। पहाड़ी के बीच सड़क के किनारे जिस झरने की हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। हुकूमतें बदली, हालात बदले, तारीख बदली, मगर झरना उसी तरह रवां दवां था जिसे आज हम खखा नावन के नाम से जो है वो जानते हैं। मान जी जब राजमहल को रानी जी के यहाँ
जाती थीं तो इसी झरने का पानी पिया करती थी। हाँ, और दरबार में हाजिर होने से पहले बाऊजी भी यहीं रुक कर इस झरने का मीठा पानी पिया करते थे। आज माँ जी नहीं हैं, बाऊजी नहीं हैं, झरने की मगर इस झरने की धार में उनका शीरीं लम्स आहा। महसूस किया जा सकता है। वाह 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 वाह। जैसे माँ जी मेरा मुंह चूम रही हों, हाय हाय हाय। महेंद्र ओक बढ़ाए झरने का पानी पी रहा था। 38 साल की प्यास आज बुझी है, शायद कोई उनके कानों में कह रहा है, छोटे काका, छोटे काका। छोटे काका। हाय हाय हाय। मैंने महेंद्र से कुछ नहीं कहा। ऐसे लम्हों में कुछ कहना ऐसे लम्हों की तकदीस को तबाह कर देना है। बेशक। हम दोनों यहाँ से चुपके चुपके वापस हो लिए। फिर वही किला, वही ड्योढ़ी, वही प्लेग्राउंड, वही डा बंगला। महेंद्र चुपके से अपने कमरे में दाखिल हो गया, मैं अपने कमरे में। आदमी बचपन से बुढ़ापे तक जाने में 60 बरस लेता है। हाय हाय हाय। आदमी बचपन से बुढ़ापे तक जाने में 60 बरस लेता है, मगर हमने बुढ़ापे से बचपन तक जाने में सिर्फ 60 मिनट लिए थे। हाय हाय। कि वो पूरा 60 सालों का सफ़र जो है 60 मिनट में खूबसूरत अंदाज में इन्होंने बयान भी किया और सिमट भी आया था। और क्या खूबसूरत मंजर कशी की है। फिर उन्होंने जिक्र किया है कि पुंछ की नामवर हस्तियाँ। नाश्ते के बाद बहुत से लोग मिलने के लिए आए। दर्शन सिंह अकाली, अकाली दर्शन सिंह। ख्वाजा मुनीर हुसैन मीर, वाह जी वाह। डॉक्टर नज़ीर हुसैन, डॉक्टर भट्टी, सरदार बुद्ध सिंह, बशीर अहमद शेख, खजान चंद वकील, तहसीलदार गुलाम मोहम्मद गगड़ू, चौधरी बद्रीनाथ, मनमोहन सिंह, सुखराज बाली, मेहता राजा राम, ख्वाजा गुलाम कादर बांडे, जहांगीर मीर, बाबू हरि कृष्ण रैना और दूसरे बहुत से नए पुराने चेहरे स्कूल और कॉलेज के थे। मगर हमारे यूनिट की आमद की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। फिर उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से हमने डामुगल में रहे, लोग हमारे पास आ गए। और यहाँ उन्होंने एक इसी का जिक्र किया है, इस टेनिस कोर्ट का भी। और एक इक़्तिबास में यहाँ ज़रूर पढ़ना चाहूँगा जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल का जिक्र किया है। क्या खूबसूरत मंजर कशी है जी। शूटिंग देखने के लिए भीड़ लग गई थी और हमारी हिफाजत के लिए चंद फौजी तैनात कर दिए गए, मगर यहाँ हमें किससे डर था, सब अपने थे। हाय हाय हाय। सब सलीके और कायदे से शूटिंग देख रहे थे। मधुसूदन और महेंद्र एक दूसरे से मुख्तलिफ शाट के मुतालिक मशवरा करते हुए इधर उधर घूम रहे थे। हर शाट मेरे महेंद्र और सरला की ज़िंदगी का वर्क हाय हाय। वर्क उलटते हम डाबोलने से निकलकर परेड ग्राउंड के दरमियान में पहुंचे। वाह वाह वाह। यहाँ पर रोज ठीक 12 बजे तोप दागी जाती थी परेड ग्राउंड में। अब वो तोप खाना कहाँ, हाँ जेल मौजूद है और वही मौजूद है जहाँ वो था। वही डाकखाना है, वही पुलिस लाइन, वही अस्पताल की जाती हुई दरख्तों से गिरी हुई सड़क है। अब हम अस्पताल के बरामदे में आ पहुँचे। अरे यही तो अस्पताल है, वही इसका छता हुआ बरामदा, बरामदे के सामने वही फूलों से भरा हुआ गालीचा। इस बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़कर बाएं तरफ बाऊजी खुले में एक मेज़ के सामने बैठा करते थे। मरीजों को देखने के लिए एक अजीब शौक और इस्तराब के आलम में हम तीनों भाई इस छते हुए बरामदे की जानिब बढ़ गए। जब सब कुछ वही है तो पिताजी वहाँ नहीं, जब सब कुछ वही है तो पिताजी भी वही होंगे, मेज़ के सामने कुर्सी पर बैठे नुस्खे लिखते हुए, मरीजों को देखते हुए, कभी कभी कुछ गुनगुनाते हुए। गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ी पेशानी और हाथ बालाई से भी ज़्यादा नरम। और आगे बढ़ते हुए अजीब दचका सा लगा, वहाँ तो कोई और ही डॉक्टर बैठा था। वाह वाह। दरियाए पुंछ के दोनों किनारों के बीच बहुत सा पानी बह गया था और कितनी ही पुरानी तस्वीरें भी इसमें बह गई। वाह 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 वाह। ये हैं डॉक्टर शर्मा। एक आवाज़ आई। उसके बाद थोड़ा सा वो जिक्र करते हैं कि मेरे वालिद साहब की जगह आप किस डॉक्टर ने ले ली। फिर कहते हैं कि अस्पताल में काफ़ी भीड़ हो गई, स्कूल और कॉलेज के बहुत से लड़के और लड़कियां जमा हो गए थे और अपना तारफ़ खुद करा रहे थे। और उसके बाद फिर उन्होंने जिक्र किया कि मोअज़्ज़ज़ शहरियों में से उस वक्त जो मुझे नाम याद आ रहे हैं, लिखते हैं डॉक्टर सरवरनाथ आफ्ताब, कृष्ण लाल गुप्ता, चमन लाल धर और सज्जाद शेख सजाद साहब, शशि भूषण शर्मा, मेहता भगवान दास, शहजाद हुसैन, अब्दुल अजीज़ मिस्त्री, सरदार नंद सिंह, उधम सिंह, सरदार सिंह, चौधरी बद्रीनाथ, ख्वाजा गुलाम महिउद्दीन, एसी सेवा सिंह, अर्जुन नाथ मिस्री। मुझे लगता है कि ये सारी पर्सनैलिटी भी
यहाँ आप जिक्र कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक तारीख है, एक रेफरेंस पॉइंट है हमारे लिए। इस पर ज़रूर मैंने साहब से हम कुछ जानना चाहेंगे। ये जो इख्तबास है यहाँ इन्होंने जिक्र किया, पहले मैं वो पढ़ देता हूँ हॉस्पिटल का। यहाँ ये लिखते हैं कि जब हम कश्मीरी महल्ला से हो गुजरे और वहाँ श्री रामलाल मैनी मरहूम की दुकान के करीब इनकी कुछ किताबों की दुकान थी, उसका जिक्र किया। मगर मैंने दयानंद कपूर को कभी अपनी दुकान पर कुछ बेचते नहीं देखा। दयानंद कपूर जो है कहते मेरे दोस्त थे, ये ढाबों के सामने आखिरी वक्त में उनको मिलते हुए भी हमारे जो मोतीलाल कपूर साहब रहे जी, उनके जद्दे अमजद बड़ा जी। और हारून आपकी बात जारी रहेगी। मेरे साहब आपको याद होगा मसूद हसन साहब ने लिखा था, अदब में जो सबसे तनुमंद है वही खानदान दयानंद। क्या बात, वाह वाह वाह। मगर मैंने दयानंद कपूर को कभी अपनी दुकान पर कुछ बेचते नहीं देखा। मकामी शोरा और अदीबों का इनकी दुकान पर जमघट्टा रहता था। उनकी दुकान पर ही मेरी मुलाकात पहली बार चिराग हसन हसरत मरहूम से हुई। दयानंद जी से मैं और महिंदर अदबी रिसाले पढ़ने के लिए मांग कर ले जाते थे, खुसूसन मस्ताना जोगी और मानसरोवर। रिसाले को हम दोनों भाइयों ने इसलिए पढ़ना शुरू किया कि इसके एडिटर का नाम गौरीशंकर अख्तर था और हमारे बाबूजी का नाम भी गौरीशंकर। कपूर साहब के यहाँ चाय पी, गुजरी हुई बातों की याद ताज़ा की और इन्हें शाम के लिए शूटिंग में शरीक होने की दावत देकर चला आया। वापस आया तो मालूम हुआ कि कई घरों से नाश्ता आ चुका है। पुंछ की दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं, मक्की और मोठी। मक्की और मोठी। चुनाचे नाश्ते पर दोनों चीज़ें मौजूद थी, मक्की के टोडे, मक्की के पराठे, मोठी का सालन और कई किस्म के साग। गेस्ट हाउस और वालों ने नान वेज नाश्ता तैयार कर रखा था, मगर हम लोग तो मक्की के पराठों और मोठी पर बुरी तरह से टूट पड़े। इतने में कैप्टन अरोड़ा भी आ गए। अगर मैं गलती नहीं करता तो ये साहब उर्दू के मशहूर नक्काद मालक राम के करीबी रिश्तेदार हैं। चूँकि एक अदबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उर्दू शेर व शायरी से बेहद शगफ है। हज़ारों शेर ज़बानी याद हैं जिन्हें एक फ़ौजी के मुंह से सुनकर हमें बड़ी हैरत हुई। ये मुझे महिंदर, सलमा, कमला, मुल्की और अनिला को अपने साथ मोती महल ले गए, जो कभी राजगाह पुंछ का ख़ास महल था। यहाँ उन्होंने एक बहुत अजीब बात मोती महल के हवाले से एक वाक़या लिखा है। मैंने वो कमरा भी देखा जो राजा बलदेव सिंह की ख्वाबगाह रह चुका था। आज भी इस कमरे में राजा बलदेव सिंह का ही पलंग बिछा हुआ है, जिसकी मच्छरदानी के पीतल के चौखट पर पीतल के ही हरूफ में अंग्रेजी में BS लिखा हुआ है। बलदेव सिंह। मैंने कप्तान साहब से कहा, राजा बलदेव सिंह बड़ी आन वाला राजा था, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता था। कैप्टन साहब हंस पड़े, बोले, साहब आज भी इसकी यही हालत है। क्या मतलब? आगे सुनिएगा। कैप्टन साहब हंस पड़े और बोले, साहब आज भी इसकी यही हालत है। क्या मतलब? महिंदर ने पूछा। कैप्टन साहब हंसकर बोले, एक दिन मैं रात को इस पलंग पर सो गया, दूसरी सुबह मैंने अपने आप को पलंग के नीचे फर्श पर सोया हुआ पाया। नहीं, वाकई क्या सच कहते हो? मैंने कहा, मुमकिन है किसी ने आपसे मजाक किया हो और सोते में आपको बिस्तर से उठाकर फर्श पर डाल दिया हो। अब हकीकत जो भी रही हो, कैप्टन अरोड़ा बोले, वाकया यही है जो मैंने बयान किया है। इस वाकये के चंद ही रोज बाद हमारा एक दोस्त मेजर इस पलंग पर सो गया। रात को इसके लिहाफ में आग लग गई खुद ब खुद, और वो जलते जलते बचा। महिंदर ने कहा, मुमकिन है मेजर साहब शराब के नशे में अपना जलता हुआ सिगरेट बुझाना भूल गए हों। कैप्टन अरोड़ा बोले, आप इसकी तोजी जिस तरह चाहें कर लें, और वाकया ये है कि अब इस बिस्तर पर रात के वक्त कोई नहीं सोता। सलमा बोली, कैप्टन साहब ये दोनों भाई दहरिए हैं। सलमा सिद्दीकी कहने लगे, ये दोनों भाई महिंदर और कृष्ण दहरिए हैं। भाई ये तो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं इन बातों को मानती हूँ। अभी इस दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी साइंस तोजी नहीं कर सकती। ये खूबसूरत बात। और फिर मोती महल का जिक्र है कि मोती महल से वापस आए तो किला मुबारक के अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शूटिंग करने चले गए। लंच से कोई 1.5 घंटा पहले वापस डाबंगला पहुंचे तो लड़के और लड़कियों और पुराने दोस्तों और नए चेहरों का एक हजूम था। मास्टर दीनानाथ रफीक भी मिलने के लिए आए, जो कृष्ण साहब के उस्ताद थे, जिन्होंने स्कूल में मुझे और महिंदर को पढ़ाया था। हम दोनों ने इनके पाँव छुए। मास्टर जी बनावटी गुस्से से हाथ उठाकर बोले, दूं एक चांटा?
कहाँ गुम रहे इतने दिन, फिर एकदम हंस पड़े और हम दोनों को गले लगा लिया। इस हजूम में साईं दास जी भी थे जो अपनी बीवी के साथ हमें देखने आए थे। साईं दास जी बाबू जी के कंपाउंडर हुआ करते थे। मिस्टर साईं दास बोली, तुम दोनों इतने छोटे थे, मैं अपने घुटनों को हाथ लगाकर, वो अपने घुटनों को हाथ लगाकर बोली और मेरे घर आकर मेरी रसोई में शौक से मेरे हाथ का खाना खाना। फिर उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से लास्ट में भी जिक्र किया है डीसी ऑफिस जिसे वजीर वजारत कहते हैं, बलदेव महल का या हॉस्पिटल का, खका नामन का। तो गोया ये उनकी कहानियों में, उनके अफसानों में और उनके लहू में जो है वो पुंछ बसा हुआ। बिल्कुल आपने बड़े तो खूबसूरत अंदाज में जो पढ़ा, जो दोनों आपने, अनवर साहब ने और आपने, उसको उससे हम और महसूस हुए और हमारी मालूमात में और इजाफा हुआ। मैं एक दो बातों का जिक्र करना चाहता हूँ आपको जो याद है मुझे। तो जागीरदाराना निज़ाम के वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के ख़िलाफ़ थे जी। तो उसकी जो मेन वजह उन्होंने ये बताई कि जब राजा का दौर था तो एक दिन राजा के घर पार्टी हो रही थी। तो पार्टी हो रही थी तो मेरे वालिद जो थे डॉक्टर थे, तो उनको भी उन्होंने इनवाइट किया था। तो हम जो थे वालिद मेरे ने मुझे भी साथ लिया और राजा साहब के घर चले गए। वहाँ पर वो तो बुजुर्ग तो आपस में खाने पीने में लग गए। तो हम लड़के जो थे, राजा साहब के लड़के और मैं और बाकी और जो लड़के थे, आपस में खेलने लगे। सब एक दूसरे को दिखाने लगे, मेरे पास ये है, जैसे बच्चों में वो होता है कि मैं कोई किसी ने कोई चीज़ निकाली, किसी ने कोई चीज़ निकाली। तो कहता है मेरे पास जो था, मेरे पास वजीराबादी चक्कू था। तो मैंने वो निकाला और कहा कि ये जो है मेरे पास तो ये है। तो जब उन राजा के लड़कों ने देखा कि चक्कू इसके पास इतना खूबसूरत चक्कू है, पता नहीं उसकी डंडी कितनी हाथी दांत की बनी हुई उसकी जो होती। तो कहता है कि उन्होंने लड़कों ने क्या किया कि चक्कू मेरे हाथ से खींचा और आपस में लड़ने लगे। एक कहे ये चक्कू मैं लूँगा, दूसरा कहे ये चक्कू मैं लूँगा। और मैंने कहा चक्कू मेरा है और आप इस चक्कू को क्यों मांग रहे हो। इस सफ़रनामे के दौरान जब वो हॉस्पिटल में गए, क्योंकि आप तो बेहतर जानते हैं कि डॉक्टर गौरी शंकर जब पुंछ में तैनात थे तो एक अच्छा उनका ज़माना गुजरा यहाँ पे, और क्या खूबसूरत जज्बाती मंजर कशी है। कहते हैं कि किसी गाइड की मदद के बगैर हम चारों में, महेंद्र, ओम और सरला उधर चले गए जिधर बचपन, लड़कपन और जवानी के खूबसूरत अयाम बीते थे। हाँ, वही घर है, वही दीवार है, दीवार से ऊपर उठा हुआ वही खोबानी का पेड़ है, या शायद कोई दूसरा है। जो हम घर के करीब पहुँचे, जो हम घर के करीब पहुँचते जाते दिल की धड़कन तेज हो जाती। अब घर की दीवार मुड़ने को है, मोड़ के बाद घर का दरवाज़ा आएगा। मोड़ पर रुककर मैंने महेंद्र से कहा, याद है महेंद्र, इस कोने पर दीवार से लगकर तुम पत्थरों से खेला करते थे। और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो तुम्हें यहाँ इस जगह अंगूर के बेल के नीचे मैं वे गुफ्तगू पाता। वो अंगूर की बेल अब नहीं रही, मगर घर का दरवाजा तो वही है। दिल की अजीब हालत थी। अचानक हम दरवाजे से चंद कदम पहले रुक गए। अजीब महवियत के आलम में खुले दरवाजे की तरफ तकने लगे। वक्त पीछे को लौट गया था और हरदम ये महसूस हो रहा था कि अभी गुलाबी किनारे वाली क्रीम रंग की साड़ी पहने माँ जी इस दरवाजे से बरामद होंगी और कहेंगी, इतने बरस कहाँ रहे बड़े काका, छोटे काका, सरला, ओम, कहाँ थे तुम लोग। चलो जल्दी अंदर आ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने तुम्हारे लिए मक्खन और शहद भरे पराठे तैयार किए। एक एक गिलास मुट्ठी का भी ले लो। हम चारों को माँ जी के हाथ के बने हुए पराठे बहुत पसंद, जिन पर आध इंच से ज्यादा मक्खन की तय जमा कर वो इस पर शहद उंडेल देती थी। मगर अधखुला दरवाजा खुला ही रहा। माँ जी इस दरवाजे से बाहर ना आई। हम लोग एक दचके से माजी से हाल में आ गए और दरवाजे के अंदर चले गए। वही आंगन था, मगर अब इस आंगन में बमबारी से बचने के लिए एक बंकर भी बना दिया गया था। शहद में जहर घुल गया था।